मॉर्निंग में पर्ल की आंखें खुलने के साथ साथ उसे दिखता है वो एक अनजान लड़के के पास सोई हुई है। बिना देर किए पर्ल अपनी गन उठा लेती है और उस इंसान के ऊपर तान देती है। वो इंसान बहुत खूबसूरती के साथ बस इतना बोलता है कि गुड मॉर्निंग, कैसा गया तुम्हारा रात। पर्ल बिना सोचे गोली चला देती है और उस इंसान को गोली भी लगती है, बट गोली लगने के बावजूद भी उस इंसान को कुछ होता नहीं है और पर्ल को उसी टाइम एहसास होता है कि ये आदमी कोई इंसान नहीं, एक डीमन है। और उस डीमन का ये कहना था कि इस छोटे मोटे औजार से पर्ल उस डीमन को तो बिल्कुल नहीं मार सकती है। कहानी शुरू से शुरू करते हैं। पर्ल नाम की ये लड़की एक जासूस है। इसका काम है हर एक मिशन को खूबसूरत तरीके से कंप्लीट करना। पर्ल इसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइस यूज करती है और मेकअप भी, जिससे वो किसी और का रूप भी ले सके। इसमें पर्ल बहुत ज्यादा माहिर थी। अपना काम कंप्लीट होने के बाद पर्ल अपने रूम में जाती है, जहाँ पे उसे एक लेटर मिलता है। ये लेटर किसी और का नहीं, उसके भाई का था, जो 10 साल पहले उसे छोड़ के चले गए थे। लेटर कोड वर्ड में लिखा था, जहाँ पे पर्ल को सिटी ऑफ डिजायर के द गेस्ट क्लैन के पार्टी में जाना था, जहाँ पे कुछ काम बाकी है और इसके लिए सही इंसान बस पर्ल है। और काम खत्म होने के साथ साथ उसका भाई भी उससे मिलेगा। बिना देर किए पर्ल ये मिशन ले लेती है और सिटी ऑफ डिजायर के उस पार्टी में चली जाती है। पर्ल एक वेटर का ड्रेस पहन लेती है और पूरे पार्टी को अच्छे से परखने लग जाती है और उसी टाइम उसे एक बड़ा सा डार्क हॉल में दिखा है। बिना सोचे समझे वो उस हॉल में चली जाती है, जहाँ पे एक दरवाजा खुलने के बाद उसे दिखता है कि पैसे हवा में उड़ रहे हैं। दूसरे दरवाजे पे खाना हवा में उड़ रहा था और तीसरे दरवाजे में क्या हो रहा था वो देख के पर्ल बहुत ज्यादा घबरा जाती है। पर्ल को एक्चुअली में समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है, पर जब उसने चौथा दरवाजा खोला तब उसे दिखा एक कॉन्वर्सेशन, जहाँ पे एक इंसान अपनी ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए जितना दम है लगा रहा था। उस इंसान को पार्टी पॉलिटिक्स के सबसे ऊपर जाना था और इसके लिए वो कुछ भी करता, चाहे उसे अपना आत्मा ही क्यों ना बेचना पड़े। पर सामने वाले इंसान को ये बस एक डिस्गस्टिंग टॉपिक लगा, इसलिए उसे जाने को बोल दिया गया। पर दूसरे इंसान की ईगो पे ये बात लग जाती है और अपने आदमियों को गोली चलाने के लिए बोलते हैं, बट इससे उस इंसान का कुछ होता नहीं है। वो अपनी मैजिक से सारी गोली वापस उन लोगों के पास भेज देते हैं और ये सब दरवाजे के बाहर पर्ल देख लेती है। अब वो इंसान जो अब तक ना ताकतवर नजर आ रहा था, उसे शायद थोड़ा गैस हो जाता है कि दरवाजे के बाहर कोई तो है, इसलिए वो बिना बोले दरवाजे की ओर चलने लगा है। इसी टाइम पर्ल को एक छोटा सा फ्लैशबैक नजर आता है अपने पास्ट का, जहाँ पे वो अपने भाई के साथ है और जब रियलिटी में वो देखती है उसका भाई उसी हॉलवे में अकेले चल के जा रहा था। पर्ल बिना कुछ सोचे समझे उसका पीछा करती है। जमीन खत्म हो चुका था, बस पानी बचा था, इसलिए वो नाव पकड़ लेती है और जितना हो सके आगे जाने की कोशिश करती है, जहाँ पे उसका भाई था। कुछ देर जाने के बाद पर्ल को दिखता है कि बहुत सारे स्क्रोल रखा हुआ है एक जगह पे। पर्ल एक स्क्रोल जैसे ही उठाने की कोशिश करती है, उसे दिखता है उसका भाई। बिना कुछ सोचे समझे पर्ल उसे हक कर लेती है और जैसे पर्ल को सच्चाई दिखती है वो कोई और नहीं, एक डीमन था। पर्ल शॉक हो जाती है और भागने लगती है, बट वो डीमन उसे जाने नहीं देता और पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। डीमन का कॉन्ट्रैक्ट लेने आई हो, तुम्हारा क्या डिजायर है, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर डिजायर पूरी करूंगा। पर्ल समझ जाती है और वहाँ से जाने की कोशिश करती है, पर डीमन उसे जाने नहीं देते और जैसे ही डीमन उसके पास आता है उसे एक हल्की सी सेंट पर्ल के पास से महसूस होता है, जहाँ पे डीमन बोलता है कि तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करो तो मैं तुम्हारी हर एक डिजायर पूरी कर सकता हूँ। इसलिए इस सिटी का नाम सिटी ऑफ डिजायर रखा गया है। पर्ल बहुत ज्यादा शॉक थी ये सुनने के बाद, बट डीमन ये बोलते हैं कि तुम्हारे पास से मुझे एक सेंट मिल रहा है जो कि बहुत हल्की सी है, बट मुझे ये सेंट बहुत ज्यादा पसंद आया, तो तुम बताओ तुम्हारी क्या डिजायर है, मैं तुम्हारी हर एक डिजायर पूरी करूंगा। पर्ल मौका देखती है और उस डीमन के चेस्ट पे चाकू मार देती है। डीमन उस चाकू से बचने की पूरी कोशिश करता है
और इसी दौरान वो चाकू पर्ल को भी लग जाती है। डीमन को अब तक एहसास हो चुका था कि इस चाकू के अंदर कुछ तो था। पर्ल यहाँ पे बोल देती है कि ये एक ट्रैंकुलाइजर है जहाँ पे एक वाइल्ड बियर भी इस चीज से बच नहीं सकते हैं। और इसी दौरान पर्ल तैर के उस जगह से भागने की कोशिश करती है, बट डीमन उसे पकड़ लेते हैं और पानी के अंदर लेके चले जाते हैं जहाँ पे पर्ल सांस नहीं ले पाती है। बट वो इतना सोचती है कि उसे मरना नहीं है, इस डीमन के हाथों तो बिल्कुल नहीं। और इसी दौरान पर्ल का खून एक कॉन्ट्रैक्ट पे लग जाता है और हर एक कॉन्ट्रैक्ट डिसॉल्व होने लग जाता है। कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ डीमन का पावर भी डिसॉल्व होने लग जाता है। और जैसे ही पर्ल बाहर आती है, सांस लेती है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब डीमन को ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या पर्ल उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ चुकी है। डीमन पर्ल को अपने ही घर में एक रूम में बंद करके रखा हुआ। यहाँ पे हमें एक और डीमन को दिखाया जाता है जिसका नाम प्लॉट है और ये इस दूसरे डीमन का सहायक है। प्लॉट उस डीमन को ये बोलते हैं कि तुम्हें इंसानों के साथ इतना ज्यादा अटैच नहीं होना चाहिए। तो वो डीमन इतना बोलता है कि मैं बस बोर हो चुका हूँ, इसलिए मुझे खेलने के लिए नया खिलौना चाहिए था। दूसरी तरफ पर्ल को एक खुफिया रास्ता मिल जाता है जहाँ से वो बाहर निकल सकती थी। प्लॉट अभी उस डीमन को एक बुक दिखाता है जहाँ पे 100 तरीके लिखे हुए थे कि क्यों इंसान के साथ नहीं रहना है। डीमन उसको देखते ही जला देते हैं और यहीं पे पर्ल इन दोनों के पास आके इन दोनों की बातें सुनते हैं जहाँ पे डीमन बस इतना बोलता है कि तुम्हें इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। प्लॉट इस बात को मान लेते हैं और बात को आगे ना बढ़ाते हुए वहाँ से चले जाते हैं एक दूसरे रूम में जहाँ पे वो डीमन प्लॉट को ये बताते हैं कि उस लड़की ने एक कॉन्ट्रैक्ट गलती से साइन कर लिया है। यहाँ पे लड़की की लाइफ को लेके ये कॉन्ट्रैक्ट साइन है, अगर उसकी लाइफ को कुछ हुआ तो मेरी पावर भी मेरे से दूर चली जाएगी। सो इसलिए मैं उस लड़की को मान नहीं सकता और उसे प्रोटेक्ट करना मेरा काम है। दूसरी तरफ पर्ल दूसरा रास्ता पकड़ती है और फिर से उन दोनों के बीच में आ जाती है जहाँ पे वो लोग बात कर रहे हैं। अब प्लॉट उस डीमन को इतना बोलते हैं कि हम दोनों कुछ रास्ता निकाल लेंगे, तब तक इस लड़की को जिंदा रखते हैं, उसके बाद तुम उस लड़की के साथ जो चाहे वो करना है। पर्ल के दिमाग में बहुत बुरे बुरे ख्यालात आ रहे थे और जैसे ही वो लोग उस रूम से निकल जाते हैं, पर्ल सीलिंग से बाहर आती है और उसी टाइम डीमन फिर से आ जाते हैं और पर्ल को पकड़ लेते हैं। पर्ल कैसे भी अपना पैर को फंसा के वहीं पे झूल जाती है और उसके सामने कौन था, वो डीमन। डीमन पर्ल से इतना पूछते हैं कि क्या तुमने हम लोगों की बातें सुनी, पर पर्ल उस चीज को ना बोल देते हैं और बोलते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, इसलिए मैं यहाँ से वहाँ भाग रही थी ताकि मुझे कुछ खाना मिल जाए। पर डीमन उसकी बात पे यकीन करने से पहले बहुत ज्यादा शक कर रहे थे। जैसे ही डीमन पर्ल के पास आने की कोशिश करते हैं, पर्ल पीछे हो जाती है और उसका ड्रेस वहीं पे फट जाता है। डीमन उसे गिरने से बचा तो लेते हैं, पर डीमन को दिख जाता है कि पर्ल के बैक पे एक टैटू बना हुआ है। वो टैटू बस एक डेट लिखा हुआ था। ये देख के डीमन बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है कि ये डेट किस लिए लिखा हुआ है और पर्ल को फिर से उसका डिजायर क्या है पूछते हैं। रिवेंज हो, ग्रीड हो या प्यार हो, कोई भी डिजायर हो वो डीमन पूरा कर सकता है। और इसी दौरान डीमन की आंखों से आंसू आ जाते हैं। डीमन को खुद ही नहीं पता था कि वो क्यों रो रहा था और सही मौका देके पर्ल वहाँ से भाग जाती है। जितना जल्दी हो सके वो तेज भागती है क्योंकि उसे वहाँ से निकलना था और वो डेट वो कभी नहीं भूल सकती थी। गेट के एग्जिट में वो किसी से टकरा जाती है और जैसे ही वो उन दोनों को देखती है, वो उन दोनों को ही बोलती है कि चलो भागो, टाइम नहीं है हमारे पास। वो दो लड़के अपना असली रूप दिखाते हैं कि वो लोग भी डीमन हैं और पर्ल को अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जहाँ पे डीमन उसे मना करते हैं, बट तब तक देर हो चुकी थी। पर्ल की हालत अधमरी जैसी हो गई थी और दूसरी तरफ डीमन का मैजिक भी गायब हो चुका था और वो बच्चे बन चुके थे। डीमन चाह के भी अपना पावर नहीं यूज कर पा रहे थे। उसी टाइम प्लॉट आके सबसे पहले उस लड़की को हील करते हैं और जैसे ही लड़की हील होती है, डीमन वापस से अपने असली रूप और रंग में आ जाते हैं। दूसरी तरफ उस लड़की को बहुत ज्यादा फीवर आ चुका था, इसलिए वो पूरी तरीके से हील भी नहीं हुई थी और डीमन भी अपनी पूरी ताकत भी यूज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो लड़की फीवर में थी। बाकी के डीमंस उसे उसके साथ छोड़ के चले जाते हैं कि आपकी गलती है, आप खुद ही
ही संभालो। वो डीमन अकेला था और उस लड़की की देखभाल कर रहा था, बट वो अपनी मैजिक तो बिल्कुल नहीं यूज कर पा रहा था। इसी दौरान पर्ल डीमन का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, मुझे छोड़ के मत जाओ। पर्ल अपने ड्रीम में ये देखती है कि उसका भाई उसके साथ है और बचपन में ही उसका भाई उसे कैसे अकेला छोड़ के चला गया था उस रात को, और वही ड्रीम उसे सता रहा था उस रात। इसलिए पर्ल नींद में बात करने लग जाती है और बोलती है कि मुझे रैटाटूली खाना है। डीमन रूम से बाहर निकलते हैं और दो अलग डीमन को बोलते हैं कि जाओ जाके रैटाटूली लेके आओ, चाहे कितना ही टाइम क्यों न लग जाए। और फिर आके उस लड़की के पास बैठ जाते हैं, उसका हाथ पकड़ लेते हैं एंड सुबह तक ऐसे ही रहते हैं। सुबह पर्ल की हालत तो ठीक हो जाती है और इसी के साथ साथ डीमन को भी अपना पावर मिल जाता है। दूसरी तरफ पर्ल के लिए रैटाटूली लेके आए थे वो दो डीमंस। पर्ल को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। डीमन खुद उस डिश को चखते हैं और उसके बाद उसे पर्ल को खाने के लिए बोलते हैं। पर्ल डायरेक्टली बोल देती है कि देखो, मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं है तो तुम कोशिश भी कर लोगे मेरा डिजायर पूछने की, पर नहीं होगा कुछ। पर डीमन भी धमकाते हैं कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसका डिजायर नहीं होता है और एक न एक दिन तुम्हें तुम्हारा डिजायर पता चल ही जाएगा। दूसरी तरफ प्लॉट उस लड़के के लिए नए नए ड्रेस, बैग और मेकअप, ज्वेलरी सब कुछ लाते हैं। प्लॉट उस जगह पे बंद होकर रह गई थी, बट वो जगह बहुत ज्यादा सुंदर था, गार्डन भी बहुत अच्छा था। और इसी टाइम उसे प्लॉट और वो विक्टिमन की बातें सुनाई पड़ती है, जहाँ पे वो लोग कुछ टीम्स के बारे में बात कर रहे थे और यहाँ पे ब्लैक जेड का नाम आता है। पर्ल को याद आता है कि ब्लैक जेड एक्चुअली में वो इंसान थे जो उसके ब्रदर के साथ भी कांटेक्ट में है, और ये लोग जिस पार्टी में जाके ब्लैक जेड को पकड़ने वाले हैं वो एक बॉल पार्टी थी। डीमन पहले ऑर्डर करते हैं कि प्लॉट वो काम करे और इसी टाइम पर्ल आ जाती है और प्लॉट को बोलती है कि तुम्हें बॉल जाना है ना, तुम्हारे पास कोई पार्टनर भी तो नहीं है, चलो मैं तुम्हारा डांसिंग पार्टनर बन जाती हूँ। ये सुन के डीमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बोलते हैं कि ठीक है चलो, अब मैं भी चलूंगा और तुम मेरी डांस पार्टनर बनोगी, समझी तुम। अब डीमन पर्ल के पास आके ये पूछते हैं कि तुम्हें पार्टीज में क्यों जाना है। पर्ल बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और रोने लगती है, बोलती है कि मैं इस जगह पे बंद होकर परेशान हो गई हूँ और इससे मुझे मेंटली डिस्टर्ब भी हो रहा है, इसलिए मुझे बाहर निकलना है। डीमन सोचता है कि हाँ सही में इसका अगर मेंटली इफेक्ट हुआ तो मेरी ताकत में भी इफेक्ट आएगा, इससे अच्छा इसे पार्टी में जाने दिया जाए। डीमन मान जाते हैं। दूसरी तरफ ये सब डीमन के ऑफिस जाते हैं, जहाँ पे डीमन प्लान बनाता है कि कैसे ब्लैक जेड को पकड़ा जा सके, और यहाँ पे एक वुल्फ की बात भी किया जाता है, जो वुल्फ इन दोनों के सामने तो अच्छा बनता है बट पीठ पीछे धोखाबाजी भी करता है। तो आज इस पार्टी में उसे रंगे हाथों पकड़ना था। दूसरी तरफ डीमन पर्ल को गार्डन में लेके जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें मेरे साथ डांस प्रैक्टिस करना चाहिए क्योंकि हम बॉल पार्टी में जाएंगे। यहीं पे डीमन पर्ल को ये बोलते हैं कि अगर मैं तुम्हें टच करूंगा तो तुम्हारी सारी मन की बात मुझे पता चल जाएगी, जैसे कि तुम्हारा फेवरेट खाना रैटाटोली और तुम्हारा नाम पर्ल है, ये मुझे पता है। पर्ल बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, उसे ये रिस्क नहीं लेना था कि सबको सब कुछ पता चल जाए, और उसे पता भी नहीं था कि डीमन बस झूठ बोल रहा है क्योंकि डीमन ने सारी बातें बस नींद में सुनी थी। अब डीमन पर्ल को ये बोलते हैं, तुम एक स्पाई हो ना, जो काम करते हो बहुत अच्छी तरीके से करते हो, तो तुम डांस क्यों नहीं कर पा रही हो? इसलिए कि मैं तुम्हारे सारे थॉट को जान लूंगा। शायद तुम उतनी अच्छी स्पाई भी नहीं हो, पर मुझे पता है बॉल में तुम्हें इसलिए जाना है क्योंकि वहाँ पे तुम्हारा कोई अधूरा काम जरूर हो सकता है, तो तुम अगर अच्छी स्पाई हो तो मेरे साथ डांस प्रैक्टिस कर लो। और इसी के साथ शुरू होता है डीमन और पर्ल की डांस प्रैक्टिस, और इस टाइम पर्ल बहुत अच्छे से डांस करती है डीमन के साथ और अपने मन में मैथमेटिक्स सोचती रहती है ताकि डीमन को कुछ भी पता ना चले। पर डीमन को ये बात बहुत ज्यादा क्यूट लगती है कि पर्ल खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए पता नहीं क्या क्या सोच रही होगी अपने मन ही मन में, और ये दोनों अच्छे से डांस करने लग जाते हैं। और इन दोनों का डांस बाकी वो तीन डीमन देख लेते हैं, उनमें से बस प्लॉट को ही इन दोनों का मिलना जुलना पसंद नहीं था। डांस प्रैक्टिस कर लेने के बाद पर्ल खुद के लिए एक पाउडर बनाती है जो उसे बॉल पार्टी में जरूरत पड़ने वाली है। उसी टाइम प्लॉट आ जाता है उस पर्ल की कॉपी लेके। इसी टाइम प्लॉट पर्ल को ये बोलते हैं कि तुम खुद को बहुत बड़ा तोप मत समझना, क्योंकि तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं अपना डिजायर बता के बुरे नतीजे तक पहुँचे हैं, और वो बुरा नतीजा है मौत, और इससे उस डीमन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और तुम भी उनमें से एक ही हो, डीमन की हाथ की कठपुतली। तो तुम खुद को ज्यादा इम्पोर्टेंट
मत समझना। यहाँ पे पर्ल प्लॉट को बस इतना बोलती है कि देखो मुझे तुम्हारे बॉस से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस उससे दूर रहना है। दूसरी तरफ बॉल पार्टी के लिए सभी लोग पर्ल के लिए कपड़े चूज कर रहे थे, कभी ये फैशन तो कभी वो फैशन। चाहे कितना भी ट्राई कर लो, सब पर्ल पे अच्छा तो लग रहा था, पर कोई भी ड्रेस चूज नहीं कर पा रहा था। अब यहाँ पे डीमन आ जाते हैं और बोलते हैं कि पर्ल के लिए ड्रेस मैं चूज करूंगा, और बाकी की सारी डिजाइन देखने लग जाते हैं। जहाँ पे वो एक ड्रेस सिलेक्ट करते हैं, वो ड्रेस बैग कवर करके रखा हुआ था, जो कि पर्ल को भी चाहिए क्योंकि उसके बैग पे टैटू है। पर्ल ये सोचती है कि डीमन को ये बात पता थी, पर कैसे, वो तो एक डीमन है ना, उसे कैसे पता होगा इन सब के बारे में। एनीवे, पर डीमन की चूज की हुई ड्रेस सिलेक्ट हो जाती है। दूसरी तरफ रात में ये दोनों पार्टी में आते हैं और दोनों एक दूसरे से मैचिंग ड्रेस पहना हुआ था। पर्ल भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अब ये दोनों पार्टी में एंटर करते हैं और पर्ल इसी टाइम से सोचती है कि मुझे ब्लैक सेट को कैसे भी करके ढूंढना पड़ेगा, पर उससे पहले उसे डीमन का ध्यान भटकाना था। पर डीमन चाहता था कि पार्टी में आने के बाद सबसे पहले वो डीमन के साथ डांस करे। पर्ल के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए पर्ल उसका बात मान लेती है और डांस करने लग जाती है। कुछ देर डांस करने के बाद डीमन पर्ल से ये बोलते हैं कि यहाँ पे सभी लोगों का डिजायर बहुत ज्यादा है और मेरी हालत खराब हो रही है, प्लीज मेरे साथ साइड में चलो। डीमन पर्ल को पार्टी की दूसरी साइड पे लेके जाते हैं और कंटिन्यूअसली उसे स्मेल करने लग जाते हैं। पर्ल ये सब कुछ पसंद नहीं कर रही थी, पर डीमन उसकी बात नहीं सुन रहा था। उसके लिए पर्ल के पास एक अलग सा सेंट था जो कि डीमन को शांत कर सकता था, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। बस प्रॉब्लम ये था कि पर्ल की ये सेंट बहुत ज्यादा हल्की थी। पर्ल कैसे भी उस सिचुएशन को संभालती है और वापस से पार्टी में आ जाती है, और यहीं पे वो वुल्फ भी आ जाता है जिसके बारे में डीमन बात कर रहा था। ये था वुल्फ क्लैन का लीडर, जो कि बहुत सालों से जिंदा है, बट उसे देख के नहीं लगता था क्योंकि वो बहुत ज्यादा यंग और हैंडसम दिखता था। वो वुल्फ इतना चाहता था कि वो पर्ल के साथ डांस करेगा, पर डीमन बहुत ज्यादा ओवर पॉसेसिव हो जाता है और बोलते हैं कि नहीं, पर्ल मेरे साथ डांस करके थक चुकी है तो मैं उसे जाने नहीं दे सकता। बट यहाँ पे वो वुल्फ हार नहीं मानते हैं और बार बार कोशिश करने लगते हैं। बट यहीं पे डीमन हल्का सा उसे एक वार्न करते हैं कि जो मेरे इलाके में मेरे लोगों के साथ छेड़छाड़ करेगा उसके साथ सही तो नहीं होने वाला। दूसरी तरफ ये झगड़ा जैसे ही बढ़ता है, पर्ल बोलती है कि हाँ मैं थोड़ा टायर्ड तो हूँ, और इसी टाइम वो वुल्फ बोलती है कि ठीक है, अगर आप टायर्ड हो तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। और अपने मन ही मन में ये सोचते हैं कि ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि डीमन कभी इतना इंटरेस्ट किसी इंसान के लिए नहीं लेते। और कहीं ना कहीं उस वुल्फ को पता था कि पर्ल का भाई का नाम एम्बर है। दूसरी तरफ मौका देखते पर्ल ड्रेसिंग रूम में जाती है और बहुत देर तक नहीं निकलती है। तो यहाँ पे दो छोटे डीमन ये बात करते हैं कि पर्ल बहुत टाइम हो गया वो बाहर नहीं आई, तो वो ये न्यूज डीमन को देते हैं। अब डीमन पूछते हैं कि उस मेकअप रूम से बाहर कौन कौन आया था, तो इसी टाइम उसे पता चलता है कि ओपल बाहर आया था, पर ओपल कभी पार्टी छोड़ के गया नहीं। अब यहाँ पे ओपल का मतलब वुल्फ क्लैन के लीडर की बात किया जा रहा था। डीमन उस छोटे डीमन को आदेश देते हैं कि जाओ जाके उस ओपल को पकड़ो, वो फेक है, वही पर्ल है। वो छोटे डीमन पीछा करते हैं पर्ल की, और इसी टाइम उसे ब्लैक सेट भी मिल जाता है। दूसरी तरफ पीछा छुड़ाने के लिए पर्ल उस पाउडर का यूज करते हैं, वहाँ पे बड़ा धमाका होता है, और इसी टाइम वो दो छोटे डीमंस ये बोलते हैं अपने बॉस को कि हम दोनों हो चुके हैं कि पर्ल कहाँ है। अब यहाँ पे डीमन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कैसे भी करके उसे ढूंढ के लाओ मेरे पास। डीमन प्लॉट को आदेश देते हैं कि कैसे भी करके उस लड़की को ढूंढो। प्लॉट तुरंत अपना काम शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है टावर के ऊपर पर्ल और ब्लैक सेट है। यहाँ पे पर्ल अपनी पूरी कोशिश करती है ये जानने की कि उसका भाई कहाँ पे है, और ब्लैक सेट भी एक स्पाई था, तो उसे पता चल जाता है कि वो ओपल नहीं है। बट इसी दौरान ये बात कंफर्म हो जाती है कि एम्बर मतलब पर्ल का भाई जिंदा है। बट तब तक ब्लैक सेट अपना बंदूक पर्ल के ऊपर तान चुका था, और यहीं पे पर्ल अपना नकाब हटाती है और बोलती है क्या तुम्हें मैं याद हूँ। और उसी टाइम ब्लैक सेट कुछ बोलता, बट उससे पहले ब्लैक सेट के सीने में गोली लग जाती है और वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। पर्ल जैसे ही नीचे गिरते हैं उसे बस इतना दिमाग में आता है कि कोई मुझे बचा लो, और उसी टाइम डीमन आ जाते हैं और पर्ल को बचा लेते हैं। और पर्ल को बस इतना लग रहा था कि कैसे एक डीमन कैसे मेरी जान बार बार बचा रहा है, क्या चाहिए इस डीमन को।
ईमन पर्ल को हक करके बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम्हें चोट लगी है। पर्ल उसे छूने से मना करती है पर डीमन उसकी बात नहीं सुनता और उसे हील कर देता है। और इसी टाइम डीमन बस इतना बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं बस डर गया था कि तुम मुझे छोड़ के कहीं दूर न चली जाओ और इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गया तुम्हें बचाने के लिए। डीमन पर्ल का पैर ठीक कर रहे थे और एक बात बोलते हैं कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। पर्ल को ये बात सुन के अपने भाई की याद आ जाती है जहाँ पे उसका भाई भी यही बोला करता था हमेशा। पास्ट की सारी मेमोरीज वापस आ जाती है एक सेकंड के अंदर, जहाँ पे पर्ल बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो चाहती है कि कोई उससे भी प्यार करे, उसे भी प्यार पाने का हक है। और उसे सामने दिखता है डीमन। वो सोचती है कि चाहे डीमन ही क्यों ना हो, एक सेकंड के लिए मुझे प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसी दौरान वो सेंट बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है जो डीमन अक्सर पर्ल के पास से महसूस करता था पर बहुत ही हल्का। डीमन को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है पर डीमन उसी स्मेल को खाना शुरू कर देते हैं। उसी टाइम पर्ल का सेंट बहुत ज्यादा अलग था बाकी सभी इंसानों से और ऐसा क्यों है वो डीमन को भी पता नहीं था पर डीमन एडिक्टेड हो जाते हैं इस स्मेल के साथ और कंटिन्यूअसली फोर्स करते हैं पर्ल को कि उसे वो स्मेल चाहिए, उसे वो स्मेल को खाना ही है। यहाँ पे पर्ल डीमन थप्पड़ लगाती है। डीमन को अब होश आता है कि इसने क्या क्या किया है पर्ल के साथ पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। बट डीमन को ये एहसास हो चुका था कि पर्ल डीमन के लिए एक अलग इंसान है और डीमन कहीं ना कहीं उसको लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो चुका है। डीमन के लिए वो ऐसा था जैसे एक बहुत महंगी मोती उसने ओशन से चुरा दिया हो और अब ये मोती बस उसका है। नेक्स्ट मॉर्निंग डीमन पर्ल को शॉपिंग करने के लिए बाहर लेके चलते हैं क्योंकि कल रात को जो भी कुछ हुआ था उस चीज के लिए डीमन को माफी मांगना था। डीमन सबसे पहले पर्ल को लेके एक कॉस्मेटिक्स के दुकान पे जाते हैं और यहाँ पे डीमन ऐसा दिखाता है कि वो पर्ल का बॉयफ्रेंड है जो कि एक्चुअली में नहीं था। पर्ल वहाँ से कुछ भी नहीं लेती है और इसी दौरान डीमन उस दुकानदार से इतना बोलते हैं कि आपके पास जो भी सामान है सेल करने के लिए आप सब कुछ इस एड्रेस पर भेज देना, आपको पेमेंट मिल जाएगा। दूसरी तरफ डीमन बस पर्ल के पीछे पीछे चल रहा था। पर्ल को दिखता है एक साइन जो कि एक बेकरी शॉप से है और यहाँ से वो अपनी आधी इंफॉर्मेशन निकाल सका है। तो ये दोनों उस बेकरी शॉप में जाते हैं और कोड लैंग्वेज में बात करते हैं कि उसे उसके भाई के बारे में पता चाहिए कि कहाँ कहाँ पे ये लोग मिले थे, कौन से एड्रेस पे। पर्ल को एक केक बहुत ज्यादा पसंद आता है और वही केक डीमन ऑर्डर कर देते हैं। पर्ल पहले तो शर्मा रही थी बट फिर भी डीमन बोलते हैं कि देखो आज की ट्रीट मेरी ओर से, मेरी गलती की वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा, इसलिए बस तुम इस ट्रीट को एंजॉय करो, समझी। पर्ल ने कभी इतनी महंगी डिश अपने लाइफ में नहीं खाई थी क्योंकि वो आधी टाइम उसके स्पाई बनने में और कम पैसों में गुजारा करने में ज्यादा बिलीव रखती थी, इसलिए उसको कंटिन्यूअसली फ्लैशबैक आ रहे थे और उस चीज को हील करने के लिए उसके पास डीमन था। अब डीमन बार बार कोशिश करते हैं कि उससे उसका डिजायर पूछा जाए ताकि जब उसका डिजायर सामने आए तो डीमन उसे खा सके। बट पर्ल अपने डिजायर को कंट्रोल में रखती है और बोलती है ऐसा कभी नहीं होगा। इसके बाद ये दोनों अम्यूजमेंट पार्क चले जाते हैं और बहुत सारी राइड भी करते हैं और मजे भी करते हैं। पार्टी के एंड में डीमन पर्ल से इतना पूछते हैं कि क्या मुझे अब माफी मिल सकती है जो मैंने कल रात को की थी। पर्ल यहाँ पे बिना बोले बस चलती रहती है। दूसरी तरफ हमें एक स्पाई दिखाया जाता है जो कि ओपाल का था। अब ओपाल को ये पता चलता है कि डीमन हमेशा उस पर्ल नाम की लड़की के साथ घूमती रहती है और इसी चीज का फायदा ओपाल उठाना चाहता था कि इतने सालों के बाद फाइनली डीमन का एक कमजोरी उसे मिल ही गया है। घर आने के बाद पर्ल सीधा दौड़ती है अपने रूम में और जाके सो जाती है। इसी दौरान डीमन फिर से आते हैं और बोलते हैं कि तुम इतना ज्यादा केयरलेस कैसे सो सकते हो जबकि तुम्हें पता है ये डीमन का घर है। अब डीमन पर्ल से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका था और उसे पता करना था कि पर्ल एक्चुअली में चाहती क्या है, इसलिए वो पर्ल के ड्रीम में एंट्री करते हैं जहाँ पे उसे पर्ल के साथ रोमांस करते हुए दिखाया जाता है। एक हिडन एहसास, एक प्रेशर की चाहत क्या होती है यहाँ पे डीमन पर्ल को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं बट पर्ल की दिमागी हालत बहुत अच्छी थी इसलिए वो सही टाइम पे जाग जाती है। पर्ल को लगता है कि बस ये एक ड्रीम है और कुछ नहीं, इसलिए वो अपने आप को कंट्रोल करती है और नींद से जाग जाती है। दूसरी तरफ ब्रेकफास्ट के टाइम पे सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे और पर्ल एक ब्रेड लेके वापस चली
चली जा रही थी उसी टाइम डीमन बोलते हैं कि ये लो पर्ल, तुम्हारी कॉफी तुम भूल गए हो। और जैसे ही डीमन पर्ल को टच करते हैं, पर्ल को अपना वो ड्रीम याद आ जाता है और पर्ल कॉफी डीमन के मुंह पे फेंक के भाग जाती है। ये सब कुछ देख के बाकी वो छोटे डीमन हंसने ही वाले थे, पर अपनी हंसी को वो कंट्रोल कर लेते हैं। अब वो केक डिलीवर हो जाता है जिस केक के अंदर सारी इंफॉर्मेशन थी और पर्ल ने ही ये केक ऑर्डर किया था। पर्ल को ये केक बाकी डीमन के साथ शेयर करना था, इसलिए वो थोड़ी टेंशन में थी कि ये इंफॉर्मेशन उन लोगों को ना मिल जाए, बट वो बहुत केयरफुली डीमन के साथ केक शेयर करती है और चुपके से वो इंफॉर्मेशन भी निकाल लेती है। ये इंफॉर्मेशन निकालना पर्ल के लिए बहुत महंगा पड़ा था, बट पर्ल अपनी पूरी कोशिश करती है और उस सिचुएशन से खुद को बचा ही लेती है। यहाँ पे डीमन बस एक बात सोचते हैं कि भागने की बात आई तो पर्ल बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है। रात के सोते टाइम पर्ल को सब कुछ पता चल गया था कि उसका भाई किस किस लोकेशन में मिला है और बस पर्ल को वहां पे जाके उस लोकेशन पे उसके भाई को ढूंढना था। और जैसे ही पर्ल सो जाती है, डीमन उसके रूम में फिर से आते हैं। डीमन उसे उठा के अपने बेड पे रखते हैं और उस रूम से वो बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग पर्ल एक वेकेशन प्लान करती है एक सी यॉट में। सबको घूमने जाने का प्लान बहुत अच्छा लगा था, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी क्योंकि जो ट्रेन की टिकट उन्हें गिफ्ट में मिली है वो टिकट उस वुल्फ ने इन लोगों को दिया हुआ था और ये लोग उस वुल्फ के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, इसलिए वो लोग बोलते हैं कि हम लोग नहीं चल सकते हैं। पर्ल यहाँ पे बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। डीमन उसे सैड नहीं देख सकते हैं, इसलिए डीमन बोलती है कि अगर पर्ल को जाना है घूमने तो हम सब लोग जाएंगे, ओके, बट उससे पहले तुम्हें ये चोकर पहनना पड़ेगा। पर्ल बिना कुछ बोले इस बात को मान लेती है और वो चोकर पहन लेती है। अब डीमन की नजरों में ये चोकर पर्ल को बहुत ज्यादा सूट कर रहा था और यहाँ पे पर्ल को एक बात और पता चलती है कि ये चोकर डीमन के पावर से बनी हुई है, तो जब तक डीमन ना चाहे वो इस चोकर को उतार नहीं पाएगी। तो ये बस एक ट्रैप है। उसी रात जैसे ही पर्ल फिर से सो जाती है, उसे वही ड्रीम आता है। उसी रात को प्लॉट बस डीमन से एक बात पूछते हैं कि तुम्हें उस ट्रेन में जाने की क्या जरूरत है, तो डीमन बस इतना क्लियर कर देते हैं कि मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था जो उसी दिन खत्म होगा, उसी रात को, और वो इंसान उसी ट्रेन में होगा, तो हम एक ढील से दो निशाने मार ही सकते हैं, इसलिए मैं उस ट्रेन में जा रहा हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी लोग रेडी होते हैं और उस ट्रेन के लिए निकल पड़ते हैं। वो ट्रेन बहुत ज्यादा लग्जरी था। यहाँ पे हर डिपार्टमेंट अलग अलग थे, चाहे वो सोने का हो, खाने का हो या फिर बस एक नॉर्मल बैठने की जगह हो। पर्ल के लिए सब कुछ नया था क्योंकि उसने कभी ऐसी लग्जरी लाइफ नहीं जी थी। अब डीमन इस बात से बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि पर्ल खुश थी, बस इसलिए। अब यहाँ पे पर्ल को बाकी छोटे डीमन से ये पता चलता है कि डीमन को एक अलग सी स्मेल आती है जो कि इंसानों से मिलता है, और ये चीज इसलिए होता है क्योंकि वो डीमन 1000 सालों से जिंदा है और उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, और ये दो डीमंस बहुत ज्यादा छोटे हैं, इसलिए इन दोनों को इतना एक्सपीरियंस नहीं है। बट ये तो पक्की बात है कि पर्ल के पास से उसे एक अलग सी सेंट मिलती है जिसका वो ऑब्सेस्ड हो चुका है और इसलिए पर्ल को जाने नहीं दे रहा है। यहाँ पे डीमन बस इतना बोलते हैं कि मुझे एक काम है, तुम लोग जाके अपने रूम में वेट करो, तब तक मैं अपना काम खत्म करके आता हूँ। डीमन चले जाते हैं उस इंसान को ढूंढने जिसके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट था, और उसका कॉन्ट्रैक्ट आज के मिडिल ऑफ द नाइट ही खत्म होने वाला था। यहाँ पे 1 घंटा हो जाता है बट कोई आता नहीं है और वो डीमन भी नहीं आता है, इसलिए बाकी के दो छोटे डीमन उस डीमन को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। पर्ल यहाँ पे अकेली थी और इसी टाइम एक इंसान आता है और पर्ल को कुछ गिफ्ट देने की कोशिश करता है। ये एक्चुअली में गिफ्ट नहीं था, एक बना बनाया मर्डर प्लान था, और इस प्लान को बनाने वाला कोई और नहीं ओपल था, मतलब वो वुल्फ क्लैन का लीडर। पर्ल अपना जान भी बचाती है और उस इंसान का ड्रेस पहन के उन लोगों के पास चली जाती है जहाँ पे ये सारे लोग इकट्ठा हुए हैं बस पर्ल को मारने के लिए। और पर्ल को पता चलता है कि इस ट्रेन के हर एक मेंबर जो कि इस ट्रेन में काम करते हैं, सभी लोग इस मर्डर प्लान में जुड़े हुए हैं, और इन लोगों के सामने एक
केज में छोटे-छोटे 2 फॉक्स हैं। पर्ल को ये पता चलता है कि होली वाटर से उन 2 छोटे डीमंस को अपना असली रूप में लेके आके उसे पकड़ के रखा हुआ था। पर्ल यहाँ पे सबकी बात सुनती है और बोलती है कि मैं इन छोटे डीमंस को चेकअप करवाने के लिए लेके जा रहा हूँ, क्योंकि अगर इनकी हालत सही नहीं रहेगी तो हमें अच्छा दाम नहीं मिलेगा, और अगर मैंने आने में लेट कर दिया तो तुम लोग आके मेरी जान ले सकते हो। ये बोल के पर्ल उस रूम से बाहर आती है और अपनी रियल वॉइस में बोलती है कि रूबी, जेड, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी यहाँ से। कुछ देर बाद एक इंफॉर्मेशन से सभी मर्डरर को पता चल जाता है कि पर्ल जिंदा है और उसके साथी को नॉकआउट कर दिया गया था। ये लोग ट्रेन के हर हिस्से में पर्ल को और वो 2 फॉक्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और उनमें से एक इंसान को समझ आ जाता है कि पर्ल कौन है। पर्ल अपना जान बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, बट यहाँ पे हर लोग एक साथ पर्ल को अटैक करने के लिए उसके ऊपर झपट पड़ते हैं, और इसी दौरान यहाँ पे एंट्री होती है डीमन की, जो बस इतना बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मेरे ही सामने मेरे लोगों को हर्ट कर सकते हो। इसी के साथ साथ हमारा डिजायर फ्रेग्रेंस की 1 से लेकर 20 चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर मुझे इस वीडियो पे अच्छे रिव्यू मिलते हैं तो मैं आगे भी इसका स्टोरी एक्सप्लेन करूंगी आपके लिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी।